कल्पना कीजिए, हरियाणा का एक गांव है। एक किसान हैं ज्योति प्रसाद। वो रोज की तरह अपना ट्रैक्टर लेकर खेत जा रहे हैं। पर आज आज रास्ते में एक दीवार है। हम्म। उनके पड़ोसी हरिराम, उन्होंने रातों रात रास्ता बंद कर दिया। अब न ट्रैक्टर जा सकता है, न बैलगाड़ी, और सालों पुराना रास्ता एक दीवार बन गया है। ये तो बहुत आम कहानी है हमारे देश में। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि गांव की एक गली से शुरू हुई ये छोटी सी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंची, और कैसे इस एक मामले ने पूरे देश के लिए रास्ते से जुड़े कानूनों को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम इसी कहानी के जरिए रास्ते के विवादों की इस पूरी गुत्थी को सुलझाएंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी तरह के जमीनी विवादों पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसलों और कानूनी प्रक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद आज इस पूरी प्रक्रिया को समझना है एक आम इंसान के नजरिए से। तो चलिए मान लेते हैं कि रास्ता हमारा बंद हुआ है। पहला कदम क्या होगा? क्या सीधे लाठी डंडा उठाना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून और समझदारी दोनों यही कहते हैं कि पहला कदम हमेशा बातचीत होना चाहिए। बातचीत? हाँ, स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर है। कोर्ट कचहरी आखिरी रास्ता है, पहला नहीं। पहले पड़ोसी से बात कीजिए, हो सकता है कोई गलतफहमी हो। और अगर वो ना माने तो फिर गांव के सरपंच, पंच या जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें बीच में लाइए। कई बार सामाजिक दबाव से ही मामला सुलझ जाता है। ये सबसे सस्ता, सबसे तेज और रिश्तों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, मान लिया। पंचायत बुलाई, सबसे बात की, लेकिन पड़ोसी टस से मस नहीं हुए। दीवार वहीं की वहीं है। अब लड़ाई कागजों पर लड़ी जाएगी। तो अब तैयारी का दूसरा चरण शुरू होता है, यानी सबूत इकट्ठा करना। जी। आपको एक फाइल तैयार करनी होगी। सबसे जरूरी है जमीन के दस्तावेज। जैसे रजिस्ट्री, खाता खतौनी या कोई पुराना नक्शा जिसमें उस रास्ते का जिक्र हो। कई बार बंटवारे के कागजों में भी रास्ते के बारे में लिखा होता है। ये सबसे ठोस सबूत है। लेकिन क्या होता है जब दस्तावेज में रास्ता लिखा ही ना हो, जैसा कि मतलब पुराने रास्तों के मामले में अक्सर होता है? हाँ, ये बहुत होता है। पर नहीं, उम्मीद खत्म नहीं होती। यहीं पर कानून का एक बहुत दिलचस्प सिद्धांत काम आता है। क्या है वो? उसे कहते हैं ईजमेंट राइट। और इसमें भी एक खास चीज है, प्रिस्क्रिप्टिव ईजमेंट। प्रिस्क्रिप्टिव ईजमेंट, ये क्या होता है? इंडियन ईजमेंट्स एक्ट 1882 के मुताबिक अगर कोई रास्ता, मान लीजिए 20 साल से ज्यादा समय से 20 साल से? हाँ, 20 साल से ज्यादा बिना किसी रोक टोक और शांति से इस्तेमाल हो रहा है, तो उस रास्ते पर आपका कानूनी अधिकार बन जाता है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। मतलब अगर मेरे पास कोई कागज नहीं है, पर मैं और मेरा परिवार 25 साल से वो रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कानून मेरी तरफ है। बिल्कुल। बस आपको ये साबित करना होगा कि इस्तेमाल लगातार और खुले तौर पर था, चोरी छिपे नहीं। और इसका सबूत क्या होगा? सबूत के तौर पर पुरानी तस्वीरें काम आ सकती हैं। गांव के बड़े बूढ़ों की गवाही बहुत मायने रखती है, जो कह सकें कि हाँ, हम बचपन से इन्हें इसी रास्ते से आते जाते देख रहे हैं। अच्छा। कोई पुराना बिजली का बिल या सरकारी दस्तावेज जिसमें पता उसी रास्ते के हवाले से लिखा हो, वो भी एक मजबूत सबूत बन सकता है। तो ठीक है, मान लीजिए सबूत इकट्ठा हो गए, पुराने नक्शे, गवाह, सब कुछ है, लेकिन सामने वाला अभी भी अड़ा है। तो क्या अब सीधा सिविल कोर्ट जाना होगा या बीच में कोई सरकारी मदद मिल सकती है? सीधा कोर्ट जाना वो एक लंबा और खर्चीला रास्ता हो सकता है। उससे पहले कुछ प्रशासनिक कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे कि? अगर रास्ता सार्वजनिक है, मतलब आम रास्ता है, तो उसे रोकना सिर्फ एक सिविल विवाद नहीं है, वो एक अपराध भी है। अपराध? जी। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 283 के तहत आप लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो ये बीएनएस 283 ये पुलिस को एक्शन लेने पर मजबूर करती है? बिल्कुल। ये पुलिस को अधिकार देती है कि वो सार्वजनिक रास्ते में डाली गई कोई भी बाधा हटाए। और अगर मामला खेती की जमीन का है तो तहसीलदार या एसडीएम के पास भी जाया जा सकता है। अच्छा, एसडीएम? हाँ, कई राज्यों में एसडीएम को ऐसे विवाद जल्दी निपटाने की खास शक्तियां दी गई हैं। वो मौके का मुआयना करवाकर तुरंत रास्ता खुलवाने का आदेश दे सकते हैं। और कोर्ट जाने से ठीक पहले वो आखिरी दाव क्या है जो शायद बिना लंबी लड़ाई के काम कर जाए? वो है एक वकील के जरिए भेजा गया कानूनी नोटिस। लीगल नोटिस? हाँ, ये एक बहुत असरदार कदम है। जब किसी के पास रजिस्टर्ड पोस्ट से वकील का नोटिस पहुंचता है ना, जिसमें साफ साफ लिखा हो कि 15 दिन में दीवार नहीं हटाई तो दीवानी और फौजदारी मुकदमा होगा और हर्जाना भी वसूला जाएगा। तो अक्सर लोग डर जाते हैं। हाँ, मामले की गंभीरता समझ जाते हैं। कई बार एक नोटिस से ही सालों पुराने विवाद सुलझ जाते हैं। कहानी पर आते हैं।
मामला एसडीएम कोर्ट से सिविल कोर्ट फिर हाई कोर्ट तक गया और हर जगह फैसला ज्योति प्रसाद के हक में आया। लेकिन हरिराम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में हरिराम का मुख्य तर्क क्या था? क्या वो ये कह रहे थे कि ज्योति प्रसाद के पास कोई दूसरा रास्ता भी तो है? ये एक बहुत ही आम डिफेंस है और यहीं पर ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी या आवश्यकता के अधिकार का सिद्धांत सामने आता है। आवश्यकता का अधिकार मतलब अगर आपकी जमीन चारों तरफ से घिरी हुई है, लैंडलॉक्ड है और बाहर निकलने का कोई और रास्ता है ही नहीं, तो कानून आपको रास्ता पाने का अधिकार देता है। लेकिन ये तो बहुत सख्त नियम लगता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ कहा है। एक मामला है मनीषा महेंद्रा गाला बनाम शालिनी भगवान अवतामणी का। जी। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार को बहुत सख्ती से डिफाइन किया। कोर्ट ने कहा कि ये अधिकार सिर्फ सुविधा के लिए नहीं मांगा जा सकता। सुविधा के लिए नहीं, ये अधिकार आपको तभी मिलेगा जब बाहर निकलने का बिल्कुल भी कोई दूसरा रास्ता ना हो। अगर कोई दूसरा रास्ता है, भले ही वो लंबा हो, कच्चा हो या असुविधाजनक हो, तब भी आपको उसी से जाना होगा। हाँ, तब आप आवश्यकता के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। अरे मतलब अगर दूसरा रास्ता 5 किलोमीटर लंबा और कीचड़ भरा हो और पुराना रास्ता सिर्फ 100 मीटर का था, तब भी कानून कहेगा कि कीचड़ से जाओ। कानून यहाँ आवश्यकता और सुविधा के बीच एक बहुत मोटी लकीर खींचता है। लेकिन यहाँ एक और सिद्धांत है जो ज्यादा मजबूत है। हीरो विनोद बनाम शिशम्मल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर रास्ता किसी दस्तावेज में दिया गया है, जैसे सेल डीड में, बिल्कुल, सेल डीड या बंटवारे के कागज में, तो वो आवश्यकता पर निर्भर नहीं करता। वो एक अनुदान है, एक ग्रांट। वो अधिकार स्थायी होता है। कल को आपको कोई बेहतर रास्ता भी मिल जाए, तब भी वो पुराना अधिकार खत्म नहीं होता। ठीक है, तो हरिराम के मामले में जब आवश्यकता वाला तर्क कमजोर पड़ गया, तो उन्होंने किस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने की कोशिश की? उनका सबसे बड़ा दांव था समय। हाँ, उनका तर्क था कि मेरा कब्जा इस रास्ते पर 20 साल से भी ज्यादा पुराना है, इसलिए अब मुकदमा करने की समय सीमा यानी लिमिटेशन पीरियड खत्म हो चुकी है। अच्छा, कि अब बहुत देर हो चुकी है। एग्जैक्टली। अब ज्योति प्रसाद या कोई और मुझ पर केस नहीं कर सकता। और ये एक ऐसा तर्क है जो कब्जे के हजारों मामलों में इस्तेमाल होता है। और ये सुनने में तो बहुत तगड़ा तर्क लगता है। हम सबने सुना है कि 12-20 साल बाद कब्जा करने वाले का हक बन जाता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना? यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने वो ऐतिहासिक फैसला दिया जिसने रास्ते के विवादों का पूरा व्याकरण ही बदल दिया। कोर्ट ने हरिराम की इस दलील को पूरी तरह से खारिज कर दिया। पूरी तरह से? हाँ, और 3 ऐसे सिद्धांत स्थापित किए जो आज हर उस व्यक्ति को जानने चाहिए जिसका रास्ता किसी ने रोका है। ओके, तो वो 3 सिद्धांत क्या थे? पहला और सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत था निरंतर गलत काम का, कंटिन्यूइंग रॉन्ग। निरंतर गलत काम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा करना वो कोई एक बार की घटना नहीं है जो हुई और खत्म हो गई। ये एक निरंतर गलत काम है। जब तक वो दीवार या कब्जा वहां मौजूद है, तब तक हर पल, हर सेकंड वो अपराध जारी है। वाह, मतलब ये एक बार की चोरी नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली डकैती है। तो इसका समय सीमा वाले तर्क पर क्या असर हुआ? यही दूसरा और सबसे बड़ा पॉइंट था। चूंकि एक निरंतर गलत काम है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इसे चुनौती देने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। कोई समय सीमा नहीं? कोई नहीं। जब तक कब्जा रहेगा, उसे हटाने के लिए मुकदमा करने का अधिकार भी हमेशा बना रहेगा, भले ही कब्जा 20 साल पुराना हो, 40 साल या 50 साल। ये तो वाकई एक ब्रह्मास्त्र है उन लोगों के लिए जिनका रास्ता बंद है। मतलब जो सोचते थे कि कुछ साल कब्जा करके वो मालिक बन जाएंगे, उनका सपना टूट गया। बिल्कुल। और तीसरा सिद्धांत क्या था? तीसरा सिद्धांत आम आदमी को ताकत देने वाला था। हरिराम के वकील ने कहा कि ये पब्लिक रास्ता है, तो अकेले ज्योति प्रसाद केस क्यों कर रहे हैं? पूरे गांव को पार्टी बनना चाहिए। हाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। इस पर कोर्ट ने साफ किया कि जिस व्यक्ति को उस रास्ते के बंद होने से विशेष नुकसान हो रहा है, वो अकेले भी? हाँ, उसे पूरे गांव की बारात लेकर कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। ये उसका व्यक्तिगत अधिकार है। और ये फैसला ज्योति प्रसाद जैसे अकेले लड़ने वालों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। तो इस पूरी चर्चा और ज्योति प्रसाद की इस लंबी लड़ाई का निचोड़ क्या है? अगर किसी को इस बातचीत से कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो, तो वो क्या होगी? मैं इसे 4 सरल नुक्तों में बांटना चाहूंगी। ठीक है। पहला, हमेशा बातचीत से शुरू करें, लेकिन साथ ही साथ अपनी कानूनी तैयारी भी शुरू कर दें।
अपने दस्तावेज और सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दें। मतलब उम्मीद सबसे अच्छी की करें पर तैयारी सबसे बुरे के लिए। अपने अधिकार की प्रकृति को समझिए। क्या आपका अधिकार किसी दस्तावेज पर आधारित है, ये सबसे मजबूत है, या 20 साल के इस्तेमाल से बना प्रिस्क्रिप्टिव अधिकार है, या फिर आवश्यकता का अधिकार है जो सबसे कमजोर है, आपकी पूरी रणनीति इसी पर टिकेगी। और तीसरा सबक जो सीधे हरिराम वाले केस से आता है। बिल्कुल। तीसरा और सबसे अहम सबक, अगर रास्ता सार्वजनिक है तो निरंतर गलत काम के सिद्धांत को याद रखें। घबराए नहीं कि कब्जा बहुत पुराना हो गया है। कानून और समय दोनों आपके पक्ष में है। कोई ये कहकर नहीं बच सकता कि अब तो बहुत देर हो गई। सही बात। और चौथी और सबसे जरूरी बात, हाँ, कानून को अपने हाथ में कभी ना लें। खुद जाकर दीवार तोड़ने या लड़ाई झगड़ा करने की गलती ना करें। ऐसा करने से आप एक पीड़ित से एक अपराधी बन सकते हैं। हमेशा कोर्ट से निषेधाज्ञा यानी इंजंक्शन या रोक का आदेश लें। तो आज हमने देखा कि एक गांव में शुरू हुआ एक छोटा सा विवाद हमें कानून की कितनी गहरी समझ दे सकता है। ज्योति प्रसाद की कहानी सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है। ये उस कानूनी ढांचे की कहानी है जो आम आदमी के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। बिल्कुल। हरिराम बनाम ज्योति प्रसाद मामले ने ये हमेशा के लिए स्थापित कर दिया कि सार्वजनिक अधिकारों पर समय का पहरा नहीं लगता। बिल्कुल। यह फैसला आम नागरिक को व्यवस्था के सामने खड़े होने की असाधारण शक्ति देता है। और ये निरंतर गलत काम का सिद्धांत मुझे सोचने पर मजबूर करता है। इसका असर सिर्फ रास्तों के विवादों से कहीं आगे तक जा सकता है। ये एक सवाल खड़ा करता है, इस शक्तिशाली कानूनी सिद्धांत को सार्वजनिक संपत्ति पर होने वाले दूसरे कब्जों पर कैसे लागू किया जा सकता है। जैसे हमारे शहरों और गांवों में पार्कों पर, तालाबों पर या नालियों पर जो अतिक्रमण हम रोज देखते हैं, क्या कोई अकेला नागरिक भी उस अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठा सकता है, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो? ये व्यक्तिगत कार्रवाई और हमारे साझा सामुदायिक स्थानों के संरक्षण के बीच संतुलन पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ता है। ये सोचने वाली बात है।